हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बगल में लगी हुई घंटी को दबाएं। प्रजातंत्र टॉक्स में आपका फिर स्वागत है। इंदौर में कोरोना को लेकर पिछले करीब 2.5 महीनों से बहुत सारी कहानियां चल रही हैं, बहुत सारे किस्से चल रहे हैं। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, लेकिन असल में हुआ क्या? कई अधिकारी आए, कई अधिकारी गए, लेकिन इस सब के बीच भी एक ऐसे अधिकारी, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो इंदौर के कमिश्नर हैं, श्री आकाश त्रिपाठी जी, वो कोरोना काल के पहले से लेकर अभी तक जो है न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे इंदौर संभाग पर नजर रखे हुए हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान के तौर पर हैं आकाश त्रिपाठी जी। आकाश जी, आपका स्वागत है थैंक यू। शो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कि ये आखिर इंदौर में कोरोना की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहली शुरुआत मुझे ध्यान है कि 24 मार्च का दिन था और उस दिन हमारे पास जो लैब है, जो कि बहुत कुछ महीनों पहले स्वाइन फ्लू लैब चालू हुई थी। जी। और जिस लेवल की वो लैब है उसी में कोविड टेस्ट हो सकते थे। और उसके लिए हमने आईसीएमआर से स्पेशल परमिशन ली, बहुत फास्ट ट्रैक उसमें, और हमको कोविड टेस्ट करने की परमिशन मिली। ये जो सैंपल पहला पॉजिटिव आया था वो इनफैक्ट हमने H1N1 स्वाइन फ्लू की जांच के लिए भेजा था। और चूंकि उसमें निगेटिव आया तो हमको लगा कि इसको कोविड के लिए टेस्ट किया जाए। जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव निकल आया। वहाँ से ये पूरी कोरोना का शुरुआत हुई यहाँ पे। और उसके बाद वो जिन इलाकों से निकला था, शुरू में तो बहुत क्लियर कट ये पैटर्न निकल के आ रहा था कि कुछ एरिया हैं जो कि क्लस्टर्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे उसमें रानीपुरा, दौलतगंज, हाथीपाला, खजराना के एरिया था, आज़ाद नगर के एरिया था। तो ये इस एरिया शुरुआत में तो ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ एरिया विस्तृत होता गया और अन्य क्षेत्रों में भी ये गया। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो 25 मार्च से हम लोगों ने एनफोर्स कर दिया था, जो कि पहला केस जैसे ही आया था उसके बाद 24 मार्च की इवनिंग को ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। और उसके बाद से उस पोजीशन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हम लोगों ने मेंटेन किया काफ़ी समय। शुरुआत में एक समस्या आई कि जिन घरों में पॉजिटिव निकले थे उसमें बहुत छोटे छोटे घर थे, 1 या 2 कमरों के घर थे। एक एक घर में 15 से 20-20 लोग थे वहाँ पे। और उसमें उनको संक्रमण से बचाना एक बड़ी चुनौती थी कि अगर एक पॉजिटिव केस आ गया और उसके परिवार के अन्य लोग संक्रमित ना हो। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 26-27 तारीख से चालू किया। और उसमें लोगों को भेजना शुरू इसलिए किया ताकि वो संक्रमण से बच पाए। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में सबसे पहला जो हमने किया था वो असरावत खुर्द का ओबीसी हॉस्टल था, जिसमें हमने सबसे पहले इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन के लोगों को भेजना शुरू किया। तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन का काम ऐसा हुआ जो कि काफ़ी विस्तृत हुआ और हज़ारों लोग लेटर ऑन हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में भेजे ताकि संक्रमण ना फैले। इसके बाद हमारे पास एक जो शुरुआत से जो लॉकडाउन और उसके बाद जो टेस्टिंग, सैम्पलिंग, उसके बाद सर्वे, स्क्रीनिंग का काम हमने शुरू किया। तो इस प्रकार से मोटा मोटा शुरुआत हुई है। एक जो चीज़ जो वो आई कि सब शुरुआत में जिस तरह की एक ये बात भी आ रही है कि सब उतनी तैयारी नहीं थी। जी। तो क्या मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंदौर को लेके स्थिति थी, प्रदेश को लेके भी थी और देश में भी ये स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं हम इसको जज करने में कि इतनी जल्दी आएगा और इतनी तेजी से आएगा, क्या कहीं कोई इस तरह की? देखिए, मध्य प्रदेश में पहला केस जबलपुर में आया था। उस समय वीसीज होती थी मार्च के 15 तारीख के आसपास, और उसमें तब ये ऐसा लगता नहीं था कि वो रियली ये आने वाला है। और वाकई में उसको लेके अवेयरनेस बहुत कम थी कि इस प्रकार का बहुत जल्दी इतना संक्रमण आ सकता है। ये निश्चित रूप से उस अवेयरनेस की कमी थी उसमें। जब हम लोगों ने मॉल्स बंद किए थे, वो भी उस समय ऐसा लग रहा था कि एक प्रीमेच्योर डिसीजन है कि क्यों हम लोग इतना नी जर्क रिएक्शन देके बंद कर दे रहे हैं। उस समय ये नहीं पता था कि बहुत अच्छा रहा। जब गैर कैंसिल की गई थी उस समय भी चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी और उसको हम लोगों ने कन्विंस करके गैर संचालकों से बात की थी। लेकिन उस समय भी कई लोगों का ऐसा सोचना था कि आप लोग बिना बात के इस काम को गैर को क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर वो हो जाता, उसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें संक्रमण फैल सकता था। मुझे लगता है उसके बाद संभालना शायद मुश्किल होता। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इलाकों के लोग आते हैं उसको देखने के लिए, उसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत पूरे शहर में पूरे क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है उसमें। तो वो गैर बंद करना एक, मैं समझता हूँ कि अब पीछे मुड़कर देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि उसके कारण संक्रमण बच पाया। तो वाकई में उस समय अवेयरनेस की कमी थी और इसकी गंभीरता का एहसास मार्च के एंड तक लेकिन हो गया था। जिस प्रकार से केसेस बढ़ना शुरू हुए थे और क्लस्टर्स में निकलना शुरू हुए, तो उससे एहसास हो गया था कि इसको अब संक्रमण बढ़ेगा। और उसके बाद पूरी गंभीरता से और जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किए और जो स्टेट गवर्नमेंट से, उस सबको हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़े। एक बात जो थी कि आखिर आया कैसे इंदौर में, आखिर इंदौर इतना बड़ा सेंटर कैसे बना? क्योंकि और भी कई सारे बड़े शहर थे, लेकिन इंदौर जिस तरीके से बढ़ा, और वो तो चूंकि अब आप लोग लगातार उसके लिए काम भी कर रहे हैं इसको लेके, तो आखिर इतना बड़ा विस्फोट जैसा स्थिति क्यों? देखिए, इसको पूरी तरह से अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, लेकिन एक तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हुई थी। ये पिछले अगस्त में शुरू हुई और दुबई से जो फ़्लाइट चलती है उससे बहुत आवाजाही हुई। उम्रा के लिए बहुत लोग जाते हैं
और इसके अलावा भी फॉरेन ट्रैवल टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। उनसे करीब मार्च में 3-1 हज़ार लोग लौटे थे हमारे यहाँ, जो कि इंदौर के रहने वाले थे अलग अलग इलाकों के। हालांकि उन सभी को ट्रेस किया गया, क्वारंटीन, होम क्वारंटीन और ये सब प्रोटोकॉल किया गया। साथ ही साथ एक बड़ा धरना CA-NRC का यहाँ पर उस दौरान हुआ था, जो कि फरवरी और मार्च में हुआ था, और उसमें अमूमन प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार लोग उस धरने पर रहते थे और रात के समय 250-300 लोग रहते थे। तो एक सामूहिक कांटेक्ट उस समय हुआ था, और दुबई की फ़्लाइट से मुझे जो दिखता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते थे, तो कहीं ना कहीं वो सोर्स एक हो सकता है, जो कि इस बारे में मैंने जैसे बताया कोई कंक्लूसिव अभी प्रूफ नहीं है, लेकिन संभावना इस बात की लगती है कि वहाँ से शुरुआत हुई। फिर अचानक से अप्रैल में, जिस तरह के अप्रैल, खासकर 1 अप्रैल से अगर बात करें, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो स्थिति बनी, बहुत ही, एक बार 15 अप्रैल लगभग तो ये स्थिति की लगभग अब लग रहा है कि शायद संभल पाएगा, नहीं संभल पाएगा। और तो एक तो ये एपिसोड पूरा चल रहा था, और दूसरा था कि उसी दौरान जब आप फर्स्ट वीक की अगर बात करें, तो हॉस्पिटल सारे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे। तो ये कहाँ गफलत हुई उस समय प्रशासन के तौर पे, या तैयारी वाला ही मामला जो है वो? नहीं, देखिए, इसमें स्थिति ये थी कि पहले ये तय करना ज़रूरी था कि कोविड जब आया और मार्च के एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक तक एक टेरर जैसा हो गया, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये लगने लगा कि हम कोविड पेशेंट्स को लेंगे तो हमारे यहाँ बहुत संक्रमण फैल जाएगा। इवन डॉक्टर्स में भी एक थोड़ा सा भय का वातावरण। तो इनको भरोसे में क्यों नहीं लिया सका? क्या कारण रहा कि भरोसे में लेने का पूरा प्रयास किया गया। उसके बाद फिर ये इसीलिए श्रेणियाँ फिर तय की गई कि हम इसको, जो सामान्य बीमारी भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम केवल देखेंगे कोविड के अलावा अगर अन्य बीमारियों से जो डेथ्स होती हैं या जो मरीज आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या है, और ये बहुत आवश्यक है कि कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का इलाज होता रहे, नहीं तो वो डेथ का आंकड़ा वैसे ही बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिर ये तय किया गया कि हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स रखेंगे जिसमें कोविड के सिम्टम्स वाले लोग नहीं जाएंगे, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रखेंगे जिसमें कोविड सिम्टम वाले सस्पेक्टेड रहेंगे, और पॉजिटिव होने पे फिर रेड हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा, चूँकि एक नए प्रकार का संक्रमण था, एक पूरी प्रोटोकॉल्स इसकी नई थी, तो धीरे धीरे थोड़ा सा इनिशियल टाइम, एक सेटलिंग टाइम रहता है, वो एक बात उसमें निश्चित रूप से रही थी। शुरू में जो केसेस बढ़े उसका एक कारण बड़ा ये रहा, जो मैंने बताया कि एक बहुत क्लोज कम्युनिटी में, बिल्कुल छोटे छोटे घरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, तो उसमें आपस में जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट से जो संक्रमण फैला, वो संख्या में के पॉजिटिव केसेस बढ़ते गए उसमें। उसको फिर धीरे धीरे, जो जैसा मैंने बताया, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और इन चीज़ों से उसको कंट्रोल किया गया कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे फिर सैम्पलिंग, टेस्टिंग और फिर आइसोलेशन। मतलब इंदौर को लेकर बात करें तो ये जो बड़ा नंबर है, जो आज इंदौर के लिए बड़ा नंबर दिखाई देता है, ये वो इनिशियल जो बड़ा नंबर आया है, जो ये संक्रमण जो कम जगह में रहने के कारण या एक क्लोज ग्रुप में रहने के कारण? पहले हम लोगों ने इनिशियली 20 हॉटस्पॉट ऐसे क्लस्टर्स देखे थे जिसमें बहुत बड़ी संख्या में केसेज आए थे, और शुरू के इनिशियल लोड जो 50% 1500 तक में मैक्सिमम उसी का था। उसके बाद फिर धीरे धीरे, चूँकि अब ऐसे टाइम में होम डिलीवरीज चालू की हम लोगों ने, कुछ और कारणों से लोगों का इंटरेक्शन हुआ, हेल्थ स्टाफ हमारा एक्सपोज हुआ, पुलिस हमारी एक्सपोज हुई, हमारा एडमिन स्टाफ वो हुआ, तो वो भी इसमें अगर हम लिंक इस्टेब्लिश करें तो बहुत सारे लोग अपने ऑक्यूपेशन के कारण, चूँकि वो हेल्थ सेक्टर में है, नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, पुलिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके कारण भी काफ़ी लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो और फिर उनके माध्यम से जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पे फैला, तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी चेन कहीं ना कहीं फैली उसमें। एक शुरुआती दौर में एक और जो बात जो समझ आई कि जो शुरुआती जो कर्फ्यू में जो ढील दी गई, आपने 24 को बताया जैसे कि लागू तो कर दिया गया था, लेकिन 7 घंटे की 5 घंटे की ढील, तो आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं एक डिसीजन वो शायद मिसफायर कर गया कि इतनी लंबी बड़ी ढील जो देने के कारण जो है वो लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता ये चीज़, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट था बेसिकली पूरे प्रदेश में वही पैटर्न था कि, और उस समय तो शुरुआत में तो केसेस भी नहीं थे यहाँ पे। जबलपुर में मुझे ध्यान है कम से कम शुरू के 4-5 दिन केवल जबलपुर में केसेस थे, और कहीं केसेस नहीं थे। तो वो चीज़ की गंभीरता, मतलब चूँकि केसेस नहीं थे इसलिए कोई उसको समझ नहीं सकता था कि वो ऐसा केसेस आ जाएंगे, और उस समय वही, जैसे मैंने बताया कि वो कर्फ्यू जिस लेवल पे लागू किया गया था उसी को थोड़ा ज़्यादा माना जा रहा था कि इतना ज़्यादा सख्ती क्यों की जा रही है, जबकि केसेस तो अभी आई भी नहीं है, या एक आध इक्का दुक्का केसेस आए। तो वो उसकी गंभीरता का एहसास भी मार्च के एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से होना चालू हो गया था। और मैं समझता हूँ शुरुआती दौर में जिस बात को लोग मान रहे थे कि ये ज़्यादा हो रहा है, अल्टीमेटली वही चीज़ जो है प्रशासन के लिए वो डिसीजन सही है। मैं गैर का भी बात बता रहा हूँ, गैर जब कैंसिल हुई तो उसमें बहुत लोगों को बहुत आपत्ति भी थी कि आपने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हो रही है, यूनेस्को हेरिटेज में, उसको आपने रोक दिया और कर दिया, जबकि अभी तक एक भी कोई केस नहीं, और ऐसा कोई उस समय लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार से आ जाएगा। मुझे लग रहा है वो शायद सबसे बड़ी गलती होती है, अगर हो जाती है, अगर बहुत बड़ी गलती, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र आपका जो है मुझे लगता है कि वो पूरी तरह। अब आज जहां हम खड़े हैं में कि पहला वीक लगभग अब खत्म होने को है, इंदौर की स्थिति क्या है? लोग आपसे जानना चाहते हैं कि कहाँ हम खड़े हैं,
कितना कंट्रोल हो चुका है? आपको अब क्या लगता है इस मोड़ पे, जबकि अब लॉकडाउन खुल चुका है इंदौर में, तो जिस तरीके अब से देखिए जी। अनलॉक 1 जो है 1 जून से चालू हो जी। चुका है और अब ये फर्स्ट वीक चल रहा है जून का। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, एक तो 3,500 से ज़्यादा केसेस हैं हमारे पास, मतलब लगभग 3600 केसेस अब हमारे हो चुके हैं। इनिशियली बात करें तो हम लोग डेथ्स में काफ़ी ज़्यादा थे, हमारा परसेंट एक समय 11 से 12%। ये भी शुरुआती डेट्स में ज़्यादा रहा, बाद में कम हुआ है? इसका क्या पैटर्न रहा है? डेथ का पैटर्न क्या रहा? डेथ का पैटर्न कंटिन्यूअस रहा है। शुरुआत में डेथ्स ज़्यादा हुई और कम दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में हुई। जी। कुछ ऐसे हुए कि विदिन 24 आवर्स डेथ हो गई, कुछ ऐसे हुए कि विदिन आवर्स भी डेथ हुई। शुरुआत में हमारे पास उसका क्या कारण था जो इस तरह की जो डेथ हुई है इनिशियली? उसमें शुरुआत में चूंकि इस बीमारी के बारे में कोई संज्ञान नहीं था, तो हो सकता है उनका इन्फेक्शन का टाइम ज़्यादा हो चुका था और वो सीरियस हो चुके थे। जी। और वो चीज़ उनको पता भी नहीं था कि ये कोविड है, और कोविड के बिना वो उसको एक लेवल पे अपने घर पे ही रहे, और उसके बाद वो जब सामने आए तब तक वो उनके लंग्स में इतना इन्फेक्शन फैल चुका था कि वो किसी भी तरीके से कंट्रोल के लायक नहीं थे। वेंटिलेटर पे लेने के बाद भी उसमें किसी प्रकार से उनको सेव नहीं किया जा सका। तो शुरुआती कुछ डेथ्स ये ज़्यादा हुई थी, और शुरुआत में चूंकि पॉजिटिव के नंबर्स कम थे तो परसेंटेज हम लोग पॉजिटिव नंबर से निकालते हैं। अब चूंकि पॉजिटिव का बेस बड़ा हो गया तो इसलिए अब परसेंटेज में लगभग हम लोग नेशनल एवरेज के आसपास पहुंच रहे हैं। हम लोग का अभी 3.9% का अभी डेथ का एवरेज है इंदौर में। और अब लेकिन ये है कि हम लोग जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें एक तो सिम्टम्स, जो क्रिटिकल सिम्टम्स थे जी। वो पेशेंट्स अब कम आ रहे हैं। जी। अब ये अंतर शुरुआत से अब में आया कि अप्रैल में जो केसेस आते थे उसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँ तो 70-30 रहता था या 65-35 रहता था, जिसमें ज़्यादा निश्चित रूप से एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड रहते थे, लेकिन अब ये निश्चित रूप से 80+ हो गया। जी। 80+ पेशेंट्स ऐसे हैं, 80% से ज़्यादा, जो कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं उनके, या कई में तो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं लेकिन पॉजिटिव है वो। जी। तो उससे उनका ट्रीटमेंट आसान हुआ है, उनको डिस्चार्ज की प्रोटोकॉल में जल्दी हम लोग हैंडल करके उनको डिस्चार्ज करके फ्री कर पा रहे हैं। तो जैसे आज हमारा डिस्चार्ज रेट जो है और जो रिकवरी रेट भी इसको कहा जाता है, लगभग 60% पहुंच गया। तो 60% पेशेंट को हम इलाज करके छोड़ चुके हैं। ये कैसे हो रहा है? देश में कम है जबकि इंदौर में काफ़ी आप बहुत अच्छा इस मामले में काम हो रहा है। नहीं देखिए, तो इसमें ये इसके पीछे क्या? देखिए डिस्चार्ज में बेसिकली ये है, जैसे मैंने बताया कि एक तो हम लोग इस चीज़ पे बहुत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हमारे जो रेड हॉस्पिटल्स हैं, जिनको कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हम बराबर ये चीज़ देख रहे हैं कि जिनमें जो डिस्चार्ज प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत कितने दिन का उनका टाइम हो चुका है पीरियड, उसमें किन उनका बुखार का सिम्टम अगर था तो वो कब ख़त्म हो गया, और उस पर बराबर फिजिशियन का ओपिनियन लेके हम लोग ये तय कर रहे हैं कि जो डिस्चार्ज की होगी उनको डिस्चार्ज किया जाए, अनावश्यक उनको होल्ड ना किया जाए हॉस्पिटल्स में। तो एक तो ये रिकवरी रेट इंदौर में जिस तरह इंदौर में आया रिकवरी रेट है, में नेशनल से ज़्यादा आगे चल रहे हैं हम लोग आगे काफ़ी। चल रहे हैं। जी, इनफैक्ट जी। हमारे यहाँ 3 जिले तो ऐसे हैं जो 80% के ऊपर रिकवरी रेट में। खंडवा, बुरहानपुर और धार ऐसे हैं जो कि 80% से ऊपर हैं। आई थिंक बहुत कम संभाग शायद देश में ऐसे हैं जो कि पूरे संभाग में जो है हर जिला प्रभावित हो। तो ये आप इंदौर जिला भी शायद उसी में से एक है जो जहाँ पूरे इंदौर संभाग में सभी जिले प्रभावित हैं। जी, जी, इसमें झाबुआ अलीराजपुर बहुत कम है, लेकिन अभी सभी जिलों में पेशेंट्स हैं उसमें। और रिकवरी रेट अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से चुनिंदा संभागों में होगा जिसमें 65% के आसपास। तो रिकवरी रेट एक बहुत अच्छी, हमारे लिए अच्छी एक सुखद बात है कि हम लोग रिकवरी बहुत तेजी से कर रहे हैं। बाकी जो खासकर 3 जिले रहे जैसे खरगोन है, बड़वानी है, बुरहानपुर और खंडवा, वहाँ बड़ा मामला अभी भी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ा से बनिस्बत झाबुआ और अलीराजपुर। देखिए झाबुआ अलीराजपुर में तो बहुत कम रहे, और उनमें भी मेनली जब माइग्रेंट वाला काम शुरू हुआ उसके थ्रू वहाँ पे इन्फेक्शन आया। यहाँ पे बड़वानी में अभी वर्तमान में करीब 53 पेशेंट्स हैं, और लेकिन रिकवरी रेट वहाँ भी बहुत अच्छा, 72% लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं उसमें, 38 लोग उसमें से हम डिस्चार्ज कर चुके हैं। धार की बात करें तो धार में अब 125 पेशेंट्स में से 100 से ऊपर लोग हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं। धार का रिकवरी रेट मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया होगा। ये धार में भी माइग्रेंट्स के कारण ही हुआ है? नहीं, धार में कारण पहला केस जो उसमें आया था वो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उज्जैन की निकली थी, जनशापुरा की, और फिर धीरे धीरे कुछ केसेस गुजरात की ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे उसमें, कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल वाले थे, और कुछ इंदौर के भी ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे। तो एक मिक्स जैसा था उसमें, और फिर जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो फैलता है मेनली, उसके कारण नंबर्स बढ़े उसमें। लेकिन अब धार काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और जैसा मैंने बताया 85% उनका रिकवरी रेट है। बुरहानपुर एक बड़े हॉटस्पॉट के तौर पे उभर के आया। बुरहानपुर काफ़ी लेट हॉटस्पॉट के रूप में निकल के आया सामने। पहले काफ़ी समय तक वो ग्रीन जिला रहा जिसमें कोई केस नहीं आया था, और इसमें जब आना शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत तेज़ी से वहाँ संख्या बढ़ी, और उसमें मैंने बुरहानपुर को उन इलाकों का दौरा भी किया है जो कि ये बुरहानपुर बढ़ने का क्या कारण था? बुरहानपुर एक एक्चुअली ओल्ड टाउन में वहाँ पे केसेस आए वहाँ पे। उसमें जो पहला केस था वो चूँकि बहुत ही एक पॉपुलर सामाजिक व्यक्तित्व था, एक्स पार्षद थे वो, और जिनकी डेथ भी हो गई, और उनसे कांटेक्ट हिस्ट्री जब निकाली तो उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री लगभग 60 लोगों की निकली। अच्छा। तो एक व्यक्ति से लगभग 60 लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री, वो भी प्राइमरी कांटेक्ट्स की निकलना एक बहुत बड़ा नंबर होता है।
और इसके कारण वहाँ पे उन प्राइमरी कॉन्टैक्ट के फिर दूसरों को गया उसमें, तो वो नंबर बढ़ता गया और आज की डेट में वहाँ पे 306 पॉजिटिव निकल चुके हैं। लेकिन वहाँ सुखद बात यह है कि लगभग 250 वहाँ पे डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब वहाँ पे काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है, वहाँ पे फीवर क्लिनिक और बाकी माध्यमों से बहुत एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। अब वहाँ पे केसेस लगभग स्टेबलाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है 350 के अंदर ही रहेगा उनका। और अब उनका चूँकि रिकवरी रेट 250 उनके डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो काफ़ी हद तक उन लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अभी परसों वहाँ 81 फ्लू ओपीडी के सैंपल्स आए थे, उसमें से केवल 1 पॉजिटिव निकला, 80 नेगेटिव निकला। तो अब काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन बुरहानपुर हमारा सबसे लेट आने वाले हॉटस्पॉट में था निश्चित रूप से। दो चीज़ों को लेकर बड़ी लोगों में सवाल भी है। एक तो था कि सब जिस तरीके से अप्रैल में मार्च और अप्रैल में डेथ अचानक से बढ़ी, खासकर अप्रैल में, तो वो कुछ इलाकों में, और ये भी आया कि सब वो कोरोना में नहीं लेकिन डेथ बड़ी संख्या में बढ़ी थी। तो ये एक वो उसका क्या कारण था? आपने क्योंकि अखबारों में इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी। नहीं, देखिए उसको हम लोग ने बहुत ज़्यादा संज्ञान में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं तो हम उसमें पहली बात तो हमको ये पता होना आवश्यक है कि वो कोविड पॉजिटिव था कि नहीं। बिल्कुल। आफ्टर डेथ अगर हम किसी चीज़ को ये कहने लगे कि वो पॉजिटिव था और हमारे पास उसका कोई सैंपल लेने का साधन नहीं है, तो उस चीज़ पे विश्वास करने का कोई कारण मैं नहीं समझता। लेकिन हम लोग ने ऐसा कोई एनालिसिस उसके बाद ऐसा नहीं करा है कि कोई हम वो किस कब्रिस्तान में क्या हुआ या किस शमशान में क्या हुआ, और उसका कोई औचित्य हम लोग को समझ नहीं आया। हम लोग को जो एट हैंड हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव हम लोग सर्वे और स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फ्लू ओपीडी चला रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो MYH में जो फ्लू ओपीडी चली है वो वन ऑफ द रिमार्केबल फ्लू ओपीडी रही, स्टेट में सबसे पहले चालू हुई। अभी तक 13,000 13,500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, और उसमें 3800 से ज़्यादा हमने सैंपल्स भी लिए हैं और करीब 1100 उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो वो एक वन ऑफ द बहुत सक्सेसफुल फ्लू ओपीडी कही जाएगी, जिसमें पेशेंट्स रैंडमली पूरे सिटी से आके अपना को दिखा सके और उनको हम लोग अगर तो एक तरीके से बहुत अच्छा उदाहरण है कि सरकारी सिस्टम और सरकारी अस्पताल किस तरीके से आपकी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा एग्जांपल जो है तो वो डेथ के वो उसको हम ऐसी डेथ्स को बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे हैं जो उसमें कोविड पॉजिटिव का हमको पता नहीं है। तो लेकिन कोविड पॉजिटिव डेथ शुरू में ज़्यादा इसलिए हुई कि जैसा मैंने बताया लेट अराइवल्स के कारण। अब वो लेट अराइवल्स वाली बात अब उतनी ज़्यादा नहीं है, अब केवल कोमॉर्बिडिटी एक बड़ा इशू रहा है। कोमॉर्बिडिटी में हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़, ये दो या तो इनमें से कोई एक या ये दोनों, ये लगभग 70% पेशेंट में पाए जो कि जिनकी डेथ हुई है। तो कोमॉर्बिडिटी एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें अस्थमा भी शामिल है, कुछ में किडनी के केसेस थे जो कि उनका डायलिसिस होता था या उनका कोई बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, कार्डिक इश्यूज़ थे। कोमॉर्बिडिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें ये चीज़ देखने को आई है। एक बात और बहुत बड़ी देखने में आई है कि इम्यूनिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। 80, 90, 95 साल के लोग भी जाके ठीक होके जा चुके हैं क्योंकि उनकी 92 साल की महिला जो ठीक हुई थी उनका फोटो हमने 95 के भी हो चुके 95 के हैं। तो और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट है कि ये बीमारी बहुत गंभीर नहीं है। अगर इसमें इम्यूनिटी लेवल आपका अच्छा है और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो बहुत आसानी से आदमी ट्रीट होके जा सकता है अगर वो टाइम से हॉस्पिटल्स में आ जाए या ओपीडी में। अब जैसे फीवर क्लिनिक्स चल रहे हैं तो जनता को ये चाहिए कि कहीं भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो निश्चित रूप से उनको फ्लू ओपीडी में, फीवर क्लिनिक्स में आ जाना चाहिए। इस पूरे उसमें एक जो सवाल हमेशा जिस तरह का होता है, ये लोग सरकारी सिस्टम पे सवाल भी खड़ा करते हैं कि सब पहले तो ये था कि जांचें कम हो रही हैं या पॉजिटिव कम दिखा रहे हैं। ये एक आपसे मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे जानना चाहता हूं कि, और फिर एक था कि जांच डिले हुई है। ये तीन चीज, और चूंकि ये तीनों चीजें आप देख रहे हैं, आप इसको बहुत मॉनिटर भी कर रहे हैं, और आपसे मेरे पहले इस बारे में बात हुई थी जब आपने कहा कि अब तो शायद 36 घंटे में ही सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। देखिए इसमें मैं आपको शुरू से अगर स्टोरी चले हम लोग तो मार्च में हमारी कैपेसिटी जब शुरुआत में तो हम लोग 20 टेस्ट पर डे करते थे, फिर उसको बढ़ा के 40 फिर 50 पे गए। आज हम लोग लगभग 1100 टेस्ट के आसपास पर डे कर रहे हैं। तो लगभग जो क्षमता है वो कई गुना 25-30 गुना हो गई। लेकिन इसमें एक माह में हुआ है पूरा, ये 2 माह में हुआ। लेकिन ये जर्नी थी पूरी, इसमें इस क्षमता को बढ़ा लेना तुरंत संभव नहीं है। हमने स्टाफ बहुत सारा रिक्रूट किया, इसके अलावा RNA एक्सट्रैक्टर मशीन्स इसमें लेके आए, फिर PCR मशीन, इसमें 2 चरणों में टेस्ट होता है, एक RNA एक्सट्रैक्ट होता है, फिर PCR में PCR टेस्ट लगता है। वो मशीन्स हमने बढ़ाई। उनके किट्स के कुछ इशू थे शुरू में, उनकी सप्लाई चेन बनाने में इश्यूज़ थे उसमें। अब चूँकि उसके बाद फिर 25 अप्रैल से हमको एक सुविधा ये मिली कि स्टेट गवर्नमेंट ने 2500 रुपये पर टेस्ट का रेट फिक्स कर दिया प्राइवेट लैब्स के लिए। और हमारे पास कुछ लैब्स अहमदाबाद बेस्ड, मुंबई बेस्ड, पुणे बेस्ड थी, और कुछ इंदौर की भी सेंट्रल लैब को परमिशन मिल गई। तो हम लोग उसके बाद हमने ये स्ट्रेटजी रखी कि हम जो भी अपनी लैब में अगले दिन करने वाले हैं उसके ज़्यादा जो सैंपल आते थे वो हम प्राइवेट लैब्स को देते थे। लेकिन उसके पहले जब तक ये डिसीजन नहीं हुआ था तब तक हमारे पास हमको अपनी लैब से करना पड़ता था। उसके बाद जब ज़्यादा पेंडेंसी होती थी तो हमने एम्स भोपाल की लैब को भी भेजे,
हमने BMHRC भोपाल की लैब को भी भेजे। फिर जब ज़्यादा इकट्ठा हुए तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने स्टेट प्लेन से नोएडा की लैब को भेजा गया, NIB नोएडा की लैब से हुआ। एक बार इसी प्रकार स्टेट प्लेन से पुडुचेरी में भेजा गया। तो वहाँ से भी रिज़ल्ट आने में चूँकि सैंपल को भेजा गया, ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर वहाँ से रिज़ल्ट धीरे धीरे आए। तो निश्चित रूप से पहले तो डिलेज़ हुए कुछ उसमें, लेकिन जब से 25 तारीख के बाद से हम लोग इसको 36 से 48 घंटे का हमारा साइकिल है जिसमें हम रिजल्ट्स आउट कर रहे हैं, चाहे हम अपनी लैब से करें या प्राइवेट लैब से करें। इनफैक्ट पिछले 10 दिनों में तो हमने प्राइवेट लैब्स को भी कोई सैंपल नहीं दिया, क्योंकि 1000 हम लोग करने लग गए, तो 1000 के अंदर आ रहे थे। लेकिन अब सैंपल्स फिर से बढ़े हैं चूँकि, तो अब लगभग 2000 के सैंपल हमारे पर डे आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। तो अब हमको आज हमने जैसे प्राइवेट लैब्स को करीब 1500 सैंपल्स दिए और हम लोग पर डे 1000-1100 सैंपल्स हम लोग आउट कर रहे हैं। उस क्षमता को भी बढ़ा के 1500 ले जाने का हम लोग का पूरा प्रयास है और मेरी उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में हम लोग 1500 तक भी जा पाएंगे। तो ये कारण रहा कि कैपेसिटी एडिशन करना एक प्रोग्रेसिव काम था और उसको धीरे धीरे ही किया जा सकता था, और जितनी जल्दी हम लोग वो भी जांच करते हुए साथ में चल रहा था। और आप देखिए 25 गुना कैपेसिटी बढ़ना एक बहुत बड़ा क्षमता का वृद्धि है उसमें। दूसरा, रिजल्ट आउट करना में कोई छिपाने वाली बात कहीं से भी नहीं है। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि एक ICMR की वेबसाइट होती है। ICMR की वेबसाइट में जैसे ही लैब का टेस्ट रिजल्ट आता है वैसे ही अपलोड हो जाता है। तो उसमें कोई कारण नहीं है कि उस रिजल्ट को कोई जाए, वो ICMR की वेबसाइट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो वो रिजल्ट तुरंत उसमें अपलोड हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। एक बड़ी संख्या 60% के करीब की बात हुई, 58% 60% के लोग ठीक होके भी गए, खासकर टाटपट्टी वाकल जैसी जगह जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पहले विरोध हुआ फिर पॉजिटिव स्थिति बनी, और वहाँ भी जितने पेशेंट शायद जितने क्वारंटाइन भी किए थे या जितने मरीज भी थे पॉजिटिव थे, सारे फ्री हो गए। ये जो पूरी जर्नी थी, ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए मैं तो कहूँगा ये एक अभूतपूर्व, क्योंकि ये पूरा मुझे लग रहा है कि शायद व्यक्तिगत तौर पे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये ठीक होने वाला जो मामला है खासकर भूतो न भविष्यति जैसा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि इस चीज़ को हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से शताब्दियों में इस प्रकार की कोई आपदा आती है और इसमें बहुत चीज़ें हम लोग लर्न भी कर रहे हैं समय के साथ। धीरे धीरे कई चीज़ें हम लोग सीख भी रहे हैं इसमें। डिस्चार्ज प्रोटोकॉल की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पहले 2 RT-PCR टेस्ट निगेटिव आने पे ही हम डिस्चार्ज करते थे, लेकिन अब डिस्चार्ज प्रोटोकॉल भी ICMR से चेंज हुई, जिसमें अब माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक के लिए उनका बिना टेस्ट के भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस प्रोटोकॉल्स में, क्योंकि लर्निंग हुई धीरे धीरे कि कैसे उसको समझा जाए। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जब डिस्चार्ज होने का पेशेंट्स का एक खुशी भी बहुत आती है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में थोड़ा खौफ हो गया है दुनिया में, और जब इतने बड़ी संख्या में लोग ठीक हो गए जाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी जनता में बढ़ता है, और जो लोग इसे लड़के जाते हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि, और दूसरा उसमें से बहुत सारे लोग प्लाज्मा थेरेपी जब हमने शुरू की उसके लिए सामने भी आए, उन्होंने अपने आगे बढ़ के प्लाज्मा डोनेट किया उसमें। तो वो थेरेपी भी हम लोग टाइम टू टाइम कर रहे हैं, जहाँ पे उसके लिए एक योग्य कैंडिडेट मिल जाता है तो वो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि इनको हम, और ये तो अभी इतने डिस्चार्ज हुए और ये सिलसिला लगातार जारी है, रोज 50-100 पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज। क्योंकि अचानक देखा 100 लोग 150 लोग 125 लोग, ये बहुत बड़ी है, बहुत एक्टिवली फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि पेशेंट को अनावश्यक हॉस्पिटल में ना रखा जाए। अगर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है और वो क्लिनिकली क्लियर है, उसके लंग्स भी क्लियर हैं, तो उसको डिस्चार्ज प्रोटोकॉल को पालन करके डिस्चार्ज किया जाए। आकाश जी, एक बीच में समय ऐसा आया था जबकि लग रहा था कि बड़ा जिसको कहते हैं कि अब डार्क टाइम, वो ऐसी स्थिति थी। आपको कभी इस पूरे दौर में ऐसा लगा कि थोड़ा मतलब क्योंकि न कोई इस तरह का अनुभव था, न दुनिया में किसी को इस तरह का अनुभव था, तो कहीं कोई एक मोमेंट ऐसा आया आपको लगा कि जहाँ लग रहा हो कि इसको कैसे करेंगे आगे, और उससे फिर कैसे निकले? ये एक अनुभव आपसे जानना चाहता हूं। मिड अप्रैल एक ऐसा टाइम था जिस समय हमारे, आपको ध्यान हो चूँकि NIB नोएडा की लैब के रिजल्ट एक साथ आते थे, तो एक दिन 256 पॉजिटिव आए थे, एक दिन 150 के करीब आए थे। वो टाइम ऐसा था जो कि थोड़ा सा एकदम से उस समय लगने लगा कि अगर इस तेज़ी से केसेस बढ़ेंगे तो हम लोग हैंडल कैसे कर पाएंगे, और फिर इनको बेड्स में कैसे दे पाएंगे, कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो वो टाइम निश्चित रूप से बड़ा चैलेंजिंग था, और उस समय लग रहा था कि ये बहुत ही चुनौती होगी इसको कि कैसे आगे संभालेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो चूँकि क्यूमुलेटिव सैंपल हो गया था इसलिए ज़्यादा हो गया था, और उसके बाद जैसे मैंने बताया 25 अप्रैल के बाद हमने प्राइवेट लैब्स को भी साथ में अपने पार्टनर्स के रूप में यूज़ किया। तो उसके बाद से डेली के डेली या 48 घंटे के अंदर होने लगा, तो वो चीज़ मैनेज भी हुई, और धीरे धीरे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो आइसोलेशन और इस प्रोटोकॉल से हम लोग को ये भी हुआ कि इन्फेक्शन कंट्रोल में भी आया। तो निश्चित रूप से मिड अप्रैल का टाइम ऐसा था जो कि काफ़ी चिंताजनक था और बहुत चैलेंजिंग था। अब लॉकडाउन के बाद हम लोग अब खड़े हैं अनलॉक 1 पर। जी, तो अनलॉक 1 का मतलब क्या, इसमें माने कि अनलॉक 2 भी होगा?
नहीं देखिए, उम्मीद तो यही है कि क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में भी डेट वाइज कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि 8 तारीख के बाद क्या खुलेगा, 15 तारीख के बाद क्या खुलेगा। जी। तो मैं समझता हूँ ये भी धीरे धीरे, और दूसरा कंटेनमेंट एरिया एक बड़ा वो है, क्योंकि अभी भी कंटेनमेंट जोन जो हैं उनमें कोई छूट नहीं दी गई है। जी। कंटेनमेंट जोन में केवल एसेंशियल सर्विसेज एंड गुड्स जो है केवल हम वही दे सकते हैं। जी। कंटेनमेंट एरिया तो अभी भी 30 जून तक बिल्कुल यथा जैसे अभी हैं वैसे ही लॉक्ड रहेंगे उसमें। तो कंटेनमेंट एरिया खोलने के लिए तो मैं समझता हूँ अभी जुलाई में ही कुछ उसमें छूटें शुरू होंगी। तो कंटेनमेंट एरिया एक बड़ा सेक्टर है जिसमें अभी हमको अनलॉक में आगे जाके जाना पड़ेगा। बाकी एरियाज़ में भी कई एक्टिविटीज़, जैसे स्कूल कॉलेज अभी बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद है, मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, सामाजिक कॉन्ग्रीगेशन, मेरे ख्याल से ये तो लंबे समय तक बंद रखने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें तो हमको एक जीवन का शैली का पार्ट बनाना पड़ेगा, और बाकी कुछ मेरे ख्याल से और छूटें धीरे धीरे मिलेंगी। क्या लग रहा है आपको, लोग कैसे इसके साथ, इस समय के साथ, क्योंकि अब इसका कोई अंत नहीं, कोई समय नहीं है इसमें, तो कैसे लोगों को क्या बेसिक चीज़ें करें कि इसके साथ लोग रहें भी, उस डर से भी बाहर निकलें, और आप किस तरह की जीवन शैली की सजेस्ट करते हैं इंदौर के देखिए, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे हर ज़िले के लगभग कंटेनमेंट जोन्स में होकर आया हूँ जो कोई इन्फेक्शन वायरल लोड वाला एरिया रहता है। लैब्स में गए हैं, इसके अलावा मैं तो कोविड हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में भी गया हूँ। तो 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम लोग एक तो मास्क का उपयोग करें। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके उस एरिया को कवर करता है जहाँ से इन्फेक्शन जाता है। तो मास्क का बराबर उपयोग करें। उसके अलावा सैनिटाइज़र का उपयोग बराबर करें, क्योंकि हाथ में किसी ना किसी सरफेस से इन्फेक्शन आता है, तो सैनिटाइज़र, आपकी पॉकेट सैनिटाइज़र सबके पास होना चाहिए, उसको बराबर सैनिटाइज़ करते रहें। इसके अलावा अगर आपको किसी वायरल लोड वाली जगह में जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल या उसमें जहाँ पे पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट है, वहाँ पे आप पीपीई किट का उपयोग करें। तो एक तो पहली बात आ गई सावधानी की। दूसरा, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमेटिक हैं, या कार्डियक इश्यूज़ हैं, या बहुत ओल्ड एज लोग हैं, उनको कोशिश ये करना चाहिए कि अनलॉक भले हो गया हो, लेकिन वो अपने को अभी भी घरों के अंदर ही रखें और आवश्यक होने पर ही निकले। कोरोना के साथ अभी जीवन तो जीना है, और अभी उसका वैक्सीन मुझे इस साल के अंत तक दिखाई नहीं पड़ता। बहुत जल्दी अगर आया तो मैं समझता हूँ नवंबर या दिसंबर में आएगा। तो हमको कोरोना के साथ बाहर निकल के अनलॉक में काम करना है। तो अगर हम लेकिन ये बेसिक चीज़ों पे रखें, तो मैं अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूँ कि हम लोग संक्रमण के साथ अपनी जीवन को जी पाएंगे। तो आप थे आकाश त्रिपाठी जी, इंदौर संभाग के कमिश्नर। पूरे इंदौर शहर और इंदौर संभाग में किस तरीके से कोरोना पर उन्होंने पिछले 2-2.5 महीनों में जो है नियंत्रण किया, उन्हीं से हमने पूरी जानी। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।